हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर हम लोग आप जानते हैं कि पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक पूरा एकदम विधिवत तरीके से हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में बात किया जा रहा है और एनसीईआरटी पे हम लोग कक्षा 12वीं की पुस्तक जो है उस पर बात किया जा रहा है, जो 3 भागों में है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। पहले भाग में आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास जो एकदम हर एक तरीके से विधिवत तरीके से बेहतरीन तरीके से एकदम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे भाग पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे भाग का आखिरी अध्याय है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय इतिहास भाग 2 शासक और इतिवृत्त पर बात किया जा रहा है, जो मुगल दरबार से संबंधित है और 16वीं और 17वीं शताब्दियों के मध्य की जो घटनाएं हैं उस पर हम लोग बात किया जा रहा है। और हम लोगों ने एनसीईआरटी के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में जानकारी ली है, जैसे राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, फिर उसके बाद धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर पूरा एकदम मध्यकालीन भारत तक एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट किया है। हर एक चीज़ के हर एक घटनाओं के बारे में, किस प्रकार से समाज का संरचना हुआ, जातियाँ किस प्रकार से बनी, देवी देवताओं का गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भिन्नताएँ अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया है। तो लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और उसको समझते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है एकदम वो क्लियर कर देगी। ठीक है, इसमें फैक्ट तो मान लीजिए कि नाम मात्र के मिलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट इतने सारे मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आज बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2 शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार के संबंध में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा जाएगा कि किस प्रकार से मुग़ल दरबार लगते थे और जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, किन कौन कौन से पद दिए जाते थे और किस प्रकार के लोगों को पद दिए जाते थे, उनकी महत्ता क्या थी और वहाँ पर जो शाही खर्चे हैं वो किस प्रकार से थे, क्या क्या निर्माण कराया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग है हम लोगों का राजधानियाँ और दरबार। ठीक है, पहले हम हेडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों को पुस्तक दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, राजधानियाँ और दरबार। तो लोग चैनल से जुड़ते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ। हाँ, लेक्चर बनाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, उसके लिए कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करते रहें और जिस पर आप लोग ध्यान देते रहें। तो आप लोग जब चैनल से जुड़ते रहें तो फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो राजधानी और दरबार, इसमें जो सब हेडिंग है आप देखिए कि राजधानी नगर है, किस प्रकार से राजधानियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, राजधानी नगर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुग़ल दरबार, किस प्रकार से मुग़ल दरबार लग रहे थे और किस प्रकार के लोगों को महत्ता दी जा रही थी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक हेडिंग इसमें और भी है और इसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। फिर इसमें देखिए कि पदवियाँ, उपहार और भेंट, उपहार और भेंट, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इन सभी हेडिंग्स के बारे में। तो आप लोग चैनल से बनते रहें और जुड़ते रहें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आए। देखिए, हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन किया जा रहा है और इस पुस्तक के माध्यम से इसको हमेशा अपने पास रखिए। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि जियोग्राफी भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान, वो पूरा एकदम कंप्लीट है। और आप लोग वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देखने में मिलेंगी। ठीक है, तो इस पुस्तक के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोगों ने इतिहास पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों ने इतिहास में विधिवत तरीके से लिया है। अगर हम राजधानी नगर के बारे में अगर हम बात किया जाए तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग इस पुस्तक हमेशा अपने पास रखिए और इसको पढ़ते रहिए। इसको पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को जो नॉलेज है ब्रीफ होता जाएगा कि बहुत सारी जानकारियाँ समझने में, देखने में मिलती रहेंगी। और पढ़ाई तो मान लीजिए कि जीवन का मूल आधार है ही, तो आप लोग वहाँ पर उसको पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर राजधानी नगर के बारे में हम बात करें तो अगर मुग़लों के सत्ता का जो प्रतीक माना जाता है सर्वप्रथम,
कि मुग़ल किस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलते हैं, या कोई भी शासन प्रशासन कर रहा है तो उसका जो महत्वपूर्ण केंद्र होगा वो क्या होगा, उसका राजधानी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मुग़ल आए शुरुआत में, बाबर ने जब लोदियों से उनकी सत्ता छीना, तो बाबर ने, आप देखेंगे 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर वहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो मुग़लों ने तो अपना नाम पहले रखा नहीं था, वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा रखा गया है। इस पर भी हम लोग बात किए हैं। तो जब अकबर वहाँ पर जब बाबर ने, आप देखेंगे कि वहाँ पर जब 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना करता है तो 4 साल तक वो उसका जो राजधानी है वो परिवर्तन होता रहा। ठीक है, तो यानी कि 1526, 27, 28, 29 और 30 में, 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो ही जाती है। 1526 में देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। फिर 1527 में देखेंगे कि खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा से। फिर 1528 में देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध होता है, वहाँ पर मेदिनी राय हैं। और 1529 में देखेंगे कि घाघरा का युद्ध होता है, वहाँ पर महमूद लोदी हैं। ठीक है, तो ये 4 युद्ध बाबर लड़ता है, वहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना होती है। और यहाँ इन चारों युद्धों में देखेंगे कि बराबर अपने जीवन काल में निरंतर युद्ध में लिप्त ही रहता रहा। तो वहाँ पर उसकी जो राजधानी है वो हमेशा परिवर्तन होता रहा है। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हुमायूं जब बैठता है तो वहाँ पर उसके कुछ समय के बाद ही वहाँ पर शेर शाह सूरी का आक्रमण हो जाता है। तो वहाँ पर कुछ समय के लिए, यानी कि मान लीजिए कि 10, 12, 15 साल के लिए वहाँ पर सूर्य वंश का स्थापना हो जाता है। तो 1540 से लेकर देखेंगे कि 1555-56 तक सूर्य वंश रहता है। और वहाँ पर जो 1555-56 के लगभग में जब हुमायूं फिर आता है भारत में, मुग़ल वंश की स्थापना करता है, तो 1500 उसी के समय में 1555-56 में लगभग में ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर राजधानियाँ जो है नियत नहीं है कि एक जगह पर स्थापित हो। और जब अकबर यहाँ पर आता है तो अकबर आप देखेंगे कि 1555-56 के लगभग में अकबर शासन पर, गद्दी पर बैठता है। और अकबर ने जिस प्रकार से शासन किया है वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। और जिस प्रकार से अकबर का जिस प्रकार से शासन प्रशासन है, उसने जिस प्रकार से वहाँ पर साम्राज्य को स्थापित किया, वो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। और एक तरह से मान कर चलिए कि जिस प्रकार से मुग़लों ने शासन किया है भारत पर, और जिस प्रकार से मुग़लों ने क्षेत्रों को जीता है, वही आज के समय में देखेंगे कि अखंड भारत के रूप में देखने को मिलता है। उसको, अखंड भारत को एकत्रित करने का जो कार्य किया वो अंग्रेज़ों ने किया, और उसको जो अक्षुण्ण बनाए रखा भारत के जो राजनेता हैं उन्होंने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप हर एक चीज़ को सिनेरियो के रूप में समझते रहेंगे तो आप लोगों का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब अकबर शासन करता है तो 1560 की ईस्वी में, ठीक है, कब, 1560 ईस्वी में, 1560 ईस्वी के दशक में, यहाँ पर दशक में इसने क्या किया, आगरा के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आगरा के किले का जब निर्माण कराया 1560 के दशक में अकबर ने, तो वहाँ पर आगरा जो है वहाँ पर राजधानी बन गई। और जब अकबर वहाँ पर बैठता है तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, तो उसको बनवाया गया 1570 के दशक में। ठीक है, तो 1570 के दशक में यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर 1560 में आगरा का किला, ठीक है, 1560 का दशक है। फिर उसके बाद 1570 के दशक में आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो इमारतों का निर्माण करवाया जा रहा है, और इमारतों का निर्माण जानते हैं कि ये हम लोगों ने प्राचीन काल में भी देखा है, वहाँ विजयनगर साम्राज्य में देखा है, वहाँ पर जो दक्षिण भारत में जो निर्माण कराए गए थे, स्थापत्य की चीज़ें जो देखने को मिलती थी, वो क्या होता था कि शासक के शक्ति का द्योतक उसको माना जाता था। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि वो परंपरा जो है निरंतर चली आई, और बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्थापत्य की चीज़ें भारत में देखने को मिलती हैं। तो अकबर भी उसी प्रकार से निर्माण करा रहा था कि 1560 के दशक में आगरा का किला, 1570 के दशक में आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। तो वहाँ पर अब देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर
वहाँ पर किस प्रकार से निर्माण करा जा रहा है और अकबर ने क्या सोच कर ये सारी चीज़ें निर्माण करा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो है धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि सूफ़ी संतों से घनिष्ठ संबंध थे मुग़लों के, तो उसने जो चिश्ती सिलसिला है, सूफ़ी संतों में जो चिश्ती सिलसिला है उसमें देखेंगे कि मुग़लों के बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हैं। और अकबर देखेंगे कि अपने शासनकाल के ज़्यादातर दर्शन के लिए वो जाता है वहाँ पर अजमेर में जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर बहुत बार गया है अकबर। और उसी रास्ते में देखेंगे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया है कि अकबर वहाँ पर दरवाज़ा का निर्माण अब देखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती के याद में ही बनवाया गया था। और वहाँ पर अकबर जब जाता है तो वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। और फिर वो अजमेर के रास्ते में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह और यहाँ पर राजधानी के बीच में वह पड़ता था। और यही कारण है कि अकबर ने वहाँ पर किला का निर्माण करवाया। ये देखिए कि ये बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ये देखिए कि किस प्रकार से कितना बड़ा दरवाज़ा है और कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि उस समय देखिए कि उस समय जिस प्रकार से यहाँ पर पत्थरों का उपयोग किया गया, यहाँ पर इसका बनवाने के लिए आप देखेंगे कि पत्थरों का जो प्रयोग किया गया है आसपास के क्षेत्रों से ही लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर संगमरमर का भी प्रयोग किया गया। ये देखिए कि कितनी ऊंचाई पर है, कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितना बड़ा दरवाज़ा है ये। और इस प्रकार के दरवाज़ों का निर्माण हम लोगों ने वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम का जो प्रयोग बनवाया गया था, गोपुरम जो जिसको बोला जाता है प्रवेश द्वार, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मंदिरों के प्रवेश द्वार कितनी ही भव्य तरीके से कितने ही बड़े बड़े बनवाए गए थे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, स्थापत्य की चीज़ें जो हैं, राजा के शक्ति का द्योतक माना जाता था। और इसीलिए राज शासकों ने वहाँ पर अपने शासन में राज्यों में और देखेंगे कि राजधानियों में बहुत ही चीज़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जब अकबर वहाँ पर शासन कर रहा है, अकबर ने 1560 के दशक में आगरा किला, 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, फिर उसके बाद देखेंगे कि 1585 की ईस्वी के लगभग में आप देखेंगे कि 1585 के दशक के लगभग में वहाँ पर अकबर ने जो बाहरी आक्रमण है, फिर वहाँ के जो शासन प्रशासन तंत्र हैं उसको नियंत्रण में लाने के लिए, यानी कि विद्रोह न हो, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे उसने लाहौर में एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1585 में अकबर ने जब लाहौर में किले का जब किस वर्ष निर्माण कराया था, 1585 के दशक में। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि 1560, 1570, 1585 ये क्या क्या इसमें करवाया गया है। और अकबर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उसके बारे में भी आप देखेंगे कि 1562 में, 1563, 1564 इस प्रकार से उसमें कार्य किया गया है। और वहाँ पर बहुत यहाँ पर देखिए कि अकबर के शासन को कितना सराहनीय माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अकबर ने 1560 के दशक में आगरा किला, 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, 1585 में लाहौर में वहाँ पर को नियंत्रण में करने के लिए वहाँ पर किले का निर्माण, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति किया, फिर उसके बाद 1564 में जजिया कर की समाप्ति किया, फिर उसके बाद देखेंगे 1582 में वहाँ पर दीन इलाही धर्म का प्रयोग बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम एक बार इसको आप लोगों को एकदम नोट डाउन करा देते हैं। इस पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि अकबर ने किस प्रकार से कार्य किए हैं, किस प्रकार से स्थापत्य की चीज़ें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलती हैं। और इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं और इसको एकदम रट्टा मार लीजिए कि कहीं भी अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप लोगों का प्रश्न कहीं इधर उधर भटके ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम लिखते हैं 1560 का दशक, 1560 का दशक। ठीक है, इसमें क्या कराया, यहाँ पर देखिए 1560 में देखिए आगरा का किला। ठीक है, यहाँ पर अकबर के बारे में बात किया जा रहा है, आगरा का किला, तो आप लोग अकबर लिख लेंगे, अकबर के नीचे ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 1570 का दशक, 1570 का दशक। ठीक है, 1570 के दशक में देखेंगे कि बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि 1562 में, पहले 1585 लिख लीजिए, 1585 का दशक। ठीक है, यहाँ पर लाहौर किला का निर्माण कराया गया था, लाहौर किला का निर्माण।
और ये किस लिए किया गया था कि इधर के क्षेत्र का जो है, इधर देखेंगे कि इधर गजनी है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का जो इराक ईरान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से जो आक्रमणकारी आ रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर बनवाया गया। और फिर इसको राजधानी भी बनाया गया था, राजधानी। ठीक है, लाहौर को राजधानी भी इस समय बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखिए 1562 ईस्वी में इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति की। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दास प्रथा की अंत। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में जो दास प्रथा का अंत किया गया पहली बार, वो कौन था, अकबर था। ठीक है, फिर उसके 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न अकबर से ही मुगल काल में बनाए गए हैं। ठीक है, फिर 1564 में देखिए, 1564 ईस्वी में इसने क्या किया, जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखे रहें। और फिर उसके बाद देखिए 1582 ईस्वी में देखेंगे कि दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो हैं अकबर के बारे में आप लोग नोट डाउन करिए, और इससे प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिए। और फिर यहाँ पर देखिए कि जब अकबर वहाँ पर 1585 में वहाँ पर जब कार्य करता है, वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से अकबर का शासन प्रशासन है। और 1605 ईस्वी के लगभग में यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जब 1605 ईस्वी के लगभग में मृत्यु होती है, तो वहाँ पर देखेंगे कि जहांगीर जब आता है, तो जहांगीर वहाँ पर कुछ ज़्यादा निर्माण तो कराता नहीं, लेकिन वहाँ पर देखिए कि चित्रकला का जो प्रारंभ है, चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष है जहांगीर के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या किया कि 1648 ईस्वी के लगभग में, ठीक है, 1648 ईस्वी के लगभग में एक नगर की स्थापना किया था, शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद। ये कहाँ पड़ता था, ये पड़ता था दिल्ली में। ठीक है, वर्तमान दिल्ली में शाहजहानाबाद पड़ता था। अकबर ने इस नगर की स्थापना अकबर करे शाहजहाँ ने इस नगर की स्थापना किया, और यहाँ पर इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी कर दिया। ठीक है, तो इतनी सारी घटनाएं जो हैं आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करते रहें, सुनकर नोट डाउन करिए, समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर मुग़लों ने किस प्रकार से अपने शासन को, किस प्रकार से राजधानियों को वहाँ पर निर्माण करवाया है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुग़ल दरबार की। अगर बात करें तो मुग़ल दरबार के बारे की जो महत्ता है, जो महत्व है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मुग़ल शासकों ने वहाँ पर अपने सम्मान में जिस प्रकार से नियम कानून लगाए थे, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समाज में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय, अतुलनीय। और वहाँ पर जो जिस प्रकार से वो जो नियम बनाए गए थे कि इस अभिवादन का, जो आत्मनिवेदन का जो नियम कानून है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज में असंतुष्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए कि जो रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से अबुल फजल का आईने अकबरी है, वहाँ पर अकबरनामा है, वो सारी चीज़ों में जिस प्रकार से विवरण दिए गए हैं, वो सारी घटनाएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि दरबार में किसी की हैसियत का जो पता चलता था, वो किस बात से पता चलता था कि वो शासक के कितने पास में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर जो मंत्री हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो वहाँ पर जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर उनकी जो हैसियत है, अगर जो राजा के सामने किस प्रकार से देखी जाती थी कि वह जो व्यक्ति है वो राजा के कितने करीब बैठ रहा है, उससे उसकी हैसियत का पता चलता था। और जो राजा के सबसे करीब है उसकी महत्ता ज़्यादा होती थी, जो राजा के सबसे दूर है उसकी महत्व कम होता था। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं मुग़ल दरबार में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि दरबार अकबरी क्या होता है कि अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है कि जब भी महामहिम दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है।
इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कोर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारियों और पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि जो अकबर का दरबार लगता था, अबुल फजल उसका किस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर घटनाएं हो रही थी। तो इसको आप लोग एक नोट्स बनाइए और वहाँ पर एक दर्ज कीजिए कि वहाँ पर अकबर के शासनकाल में किस प्रकार की घटनाएँ और अकबर के शासनकाल का जो दरबार है वो किस प्रकार से लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कोर्निश के बारे में बात किया जा रहा है कि कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहथी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि कोर्निश करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ से लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी जो मूवी देखते होंगे तो वहाँ पर भी जो शासक राजा वर्गों की जो मूवी आप देखेंगे, अकबर के मुग़ल आजम देखिए, चाहे जोधा अकबर देखिए, चाहे ताजमहल देखिए, तो वहाँ पर जो अभिवादन करने का तरीका है और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इस प्रकार से भी किया जाता है कि जो दुआ सलाम जिसको बोला जाता है। तो इस्लाम धर्म में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कि अपने हाथ की तलहथी को सर के पास लगाने का झुक कर वहाँ पर किया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखिए कि अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बात किया है। ठीक है, ये शाहजहाँ के दोनों ये एक शब बारात जो मनाया जाता है, जो इस्लाम धर्म में दिवाली के तौर पे मनाया जाता है शब बारात, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि बताया गया है कि किस प्रकार से वो मनाया जाता था। तो देखिए कि जब शाहजहाँ आता है तो शाहजहाँ ने वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था कायम किया कि शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। ठीक है, आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा, दंडवत लेटना तथा शाहजहाँ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमीबोसी यानी कि ज़मीन चूमना के तरीके अपनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 4 तस्लीम और सिजदा जो था, सिजदा और पाबोस का तो आप देखेंगे कि बलबन ने वहाँ पर शुरुआत किया था कि सिजदा और पाबोस मतलब वहाँ की दंडवत लेटकर ज़मीन को चूमना या पैर को चूमना, और सिजदा मतलब कि यानी कि शासक अपने राजा के सम्मान में अभिवादन में एकदम झुक जाना, एकदम उस प्रकार से वहाँ पर किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए कि 4 तस्लीम तरीका किस प्रकार से था शाहजहाँ के शासनकाल में कि अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को ज़मीन पर रखने से शुरू होता है और इसमें तलहथी ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा तलहथी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ है आत्मनिवेदन। ठीक है, तो तस्लीम देखेंगे कि फ़ारसी शब्द है, वहाँ पर फ़ारसी शब्द से लिया गया है। तो तस्लीम का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है आत्मनिवेदन माना जाता है। और वहाँ पर देखिए कि जब वहाँ पर टॉमस रो आया था, ठीक है, तो जब मुग़ल दरबार में टॉमस रो आया, ठीक है, किसके शासनकाल में आया था आप लोगों को ये बताइए कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। और देखेंगे कि टॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल से अंग्रेज़ ही ज़्यादातर आते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब टॉमस रो जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजनयिक यानी कि राजदूत के रूप में जब भारत आता है, मुग़ल दरबार में जाता है, तो उसने यूरोपीय अंदाज में ही शासक का अभिवादन करके वहाँ पर कुर्सी बैठने के लिए मांग लिया। तो वहाँ पर जो
वो जो दरबार लगा था वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि ये किस प्रकार से शासक का अभिवादन कर रहा है। तो यहाँ पर वह अभिवादन का जो तरीका देखने को मिल रहा है, जो आत्मनिवेदन का जो तरीका देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से जो शासक वर्ग है, किस प्रकार से वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर किस प्रकार से जो अधिकारीगण है, जो दरबार लगा जिसमें व्यक्ति हैं उसमें, और जो जो कौन-कौन लोग हैं वहाँ पर जो आत्मनिवेदन का जो तरीका है, अगर कोई उस प्रकार से नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको हीन भावना से भी देखने को मिलता है। यानी कि शासक का सम्मान जो है, एक ईश्वर के सम्मान के प्रति दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस बात का समझने का प्रयास कीजिए, और शासक का सम्मान ही वहाँ पर देखने को माना जाता है कि वो ईश्वर का प्रतीक है और वो प्रजा के रक्षा के लिए वहाँ पर समर्पित है। ठीक है, तो शासन प्रशासन के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार से वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो शासन प्रशासन है मुग़लों का चल रहा है, व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समझने वाली बातें हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जब अकबर का शासन था तो अकबर ने झरोखा दर्शन का प्रारंभ किया था। ठीक है, कौन सा दर्शन है? झरोखा दर्शन। और इसमें क्या होता था? ठीक है, झरोखा दर्शन क्या होता था? ठीक है, इसका प्रारंभ जो किया है अकबर ने किया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो झरोखा दर्शन का जो प्रारंभ किया है वो अकबर ने किया है, और इसका जो अर्थ लिया जाता था कि झरोखा दर्शन, यहाँ पर देखिए कि झरोखा दर्शन का एक चित्र लिया गया है, बनाया गया है कि किस प्रकार से ये झरोखा है। कि झरोखा दर्शन का जो मतलब ये होता था कि एक खिड़की छत पर, मान लीजिए कि ऊपर के कमरों में खिड़की बना दी जाती थी, जो तल बनाए जाते थे, फ्लोर बनाए जाते थे, तो वहाँ पर खिड़की बना दी जाती थी। तो वहाँ पर जो शासक है सुबह सुबह सूर्योदय का समय आता था, वहाँ पर बैठता था, और वहाँ पर जो जनता है, प्रजा है, तो वो लोग क्या करते थे, उसके दर्शन के लिए आते थे। ठीक है, तो वहाँ पर वो दर्शन के लिए आते थे, तो वहीं उसी को झरोखा दर्शन बोला जाता था। यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो एक शासक बैठा है और यहाँ पर लोग देख रहे हैं उसको झरोखे से, यानी कि शासक को खिड़की से देखना ही उसको झरोखा दर्शन माना गया। और यहाँ पर उसकी जो बात किया जाता है कि वहाँ पर उसको देखकर धार्मिक प्रार्थनाएँ की जाती थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, समाज का हर एक वर्ग जो है राजा के एक झलक पाने के लिए एकत्रित होते थे, और राजा वहाँ पर कुछ घंटों बैठता था, फिर जाकर वहाँ पर दरबार लगाता था। ठीक है, तो झरोखा दर्शन का जो एक विस्तृत विवरण जो देखने को मिलता है, एक सिनेरियो के शॉर्ट फॉर्म में हमने अपने आप लोगों को बता दिया कि झरोखा दर्शन क्या होता था। उसके अंदर जाने का कोई मतलब है कि बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी। ठीक है, तो शब-ए बारात देखिए कि शब-ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। पूर्ण चंद्र रात्रि है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि शब-ए बारात जो है मुसलमानों में जो धर्म जो त्यौहार मनाया जाता है वो किस प्रकार से मनाया जाता है। हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने में, ठीक है, 14वां सावन का पूर्ण चंद्र रात्रि, यानी कि कब मनाया जाता है? पूर्ण चंद्र रात्रि पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछ लेगा कि शब-ए बारात हिजरी कैलेंडर के कितने महीने या कितने सावन के बाद मनाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और हमें पढ़ना तो एकदम ज़रूरी है ही, तो पढ़ते रहिए, वहाँ पर चैनल जुड़ते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए कि ये रत्न जड़ित सिंहासन के बारे में बात किया जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था, कि जो शासक बैठता था, जो राजा वहाँ पर बैठता था, किस सिंहासन पर, वो सिंहासन जो है किस प्रकार से निर्माण किया गया है। आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहाँ के रत्न जड़ित सिंहासन तख्त-ए-मुरस्सा के बारे में बादशाहनामा में लिखा गया है। बादशाहनामा में यह लिखा गया है, बादशाहनामा से यह उद्धृत है। सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फीट है। अपने राज्यारोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया कि 86 लाख रुपए, सोचिए कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो बनाया गया था तख्त-ए-मुरस्सा, उसका जो लागत है, कॉस्ट है, वो 86 लाख है। सोचिए कि आज से 500 साल पहले 86 लाख कितना हुआ करता होगा। ठीक है,
86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना, 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है से इसे सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए। इसकी सजावट में प्रयुक्त एक बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब ए किरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो रूबी लगाया गया था, वहाँ पर जो रूबी पत्थर लगाया गया था कि वो कितना बड़ा था कि इतने सारे शासकों का वहाँ पर नाम लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि किस प्रकार से वो कितना बड़ा सिंहासन हुआ रहा होगा, कितनी उसकी ऊंचाई रही होगी। और जिस प्रकार से इसमें विवरण दिया गया है कि सीढ़ियों से उस पर चढ़ा जाता था। तो अब बाहुबली मूवी देखे होंगे, बाहुबली 2 जो मूवी बनाई गई थी, वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर जो सिंहासन बनाया गया है, वहाँ पर जिस प्रकार से जो राजा का राज्याभिषेक किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात है कि अब देखिए कि ये समझने वाली बात है कि क्या मुग़लों ने यहाँ पर जिस प्रकार से दरबार को लगाया, जिस प्रकार से सिंहासनों का निर्माण कराया, जिस प्रकार से स्थापत्य का निर्माण कराया, क्या वो परंपराएं पीछे से चली नहीं आ रही हैं, प्राचीन काल से चली नहीं आ रही हैं? तो ये समझने वाली बात है। तो जो मुग़लों ने किया भारत में, वो कहीं और से नहीं लिया गया है, वो बहुत ही नाम मात्र की चीज़ें हैं जो कहीं और से बाहर से लिया गया। जैसे कि मंगोल से उसने अकबर ने मनसबदारी प्रणाली ले ली थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो शेर शाह सूरी का जो प्रशासन है, वहाँ पर जो नियंत्रण, बाजार नियंत्रण वाली ये चीज़ें हैं, वहाँ पर अकबर ने उसको वहाँ पर कलेक्ट कर लिया था, वहाँ पर अपना लिया था। तो जो शेर शाह सूरी का जो भूमि राजस्व था, उसको भी अकबर ने अपनाया था। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं कि अकबर ने कुछ वहाँ पर अपने तरफ से नया करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। जो चीज़ें भारत में चली आ रही हैं, जो चीज़ें पहले से विद्यमान है, उसको ही मॉडिफाइड करके, नया करके उसको वहाँ पर प्रशासन में लागू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए कि झरोखे दर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। और झरोखे दर्शन के बाद वहाँ पर जब अकबर वहाँ शासक दरबार लगा रहा है, तो वहाँ पर उसके दरबार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर हर एक घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बातें की जा रही हैं। और वहाँ पर मुग़लों के दरबार में जब राजा वहाँ पर अपन फैसला सुना रहा है, यहाँ पर देखिए कि न्यायिक अधिकारी में जो सर्वोच्च होता था वो राजा ही होता था। ठीक है, शासन प्रशासन का जो महत्व है वहाँ पर वो राजा को ही दिया गया है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर शासन के बारे में बात किया जा रहा है, दरबार के बारे में बात किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से फैसले सुन रहा है, किस प्रकार से घटनाओं को देख रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो शासन करेगा वो प्रजा के हित के बारे में सोचेगा ही, अगर उसको ज़्यादा दिन तक शासन करना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में समझ लीजिए, बैठा लीजिए कि किस प्रकार से घटनाएँ घटित होती हैं और किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए कि सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल के दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें सजाई जाती थी, घरों को, महलों को जो सजाने का प्रयोग, सजावट की साज सज्जा का जो सामान प्रयोग किया जा रहा है, उसको बंधनवार बताया गया है। और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि कहीं समारोह हो रहा है, कहीं त्यौहार आ रहा है, तो घरों को भी सजाया जाता है उस प्रकार से। ठीक है, बंधनवार आने वाले पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्यवर्ष, चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, और वसंतागमन पर फारसी नववर्ष। और फिर यहाँ पर देखिए एक और है कि शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। तो ये 3 जो उत्सव हैं, यह जो मुग़ल शासक हैं उसको बहुत ही ज़्यादा मनाते थे। तो देखिए कि झरोखा दर्शन के बारे में बात किया गया है। झरोखा दर्शन का एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कि जिया-जश ने वज्र तथा तुलादान समारोह में शाहजादे खुर्रम को बहुमूल्य धातुओं से तौला जाना, जहांगीर के संस्मरण, ये जहांगीर के संस्मरण से यह चित्र लिया गया है। देखिए कि यहाँ पर जो तुलादान यानी कि तराजू, इतना बड़ा तराजू बनाया गया है
कि वहाँ पर शाहज़ादा खुर्रम जो शाहजहाँ है, उसको एक तरफ बैठाकर उसको बहुमूल्य रत्नों से, सोने चांदी बहुमूल्य रत्नों से वहाँ पर उसको तौला जा रहा है। तो इस प्रकार से सोचिए कि कितने जो भारत है उस समय धनवान था। भारत में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसी का जो दोहन किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा दोहन किया गया था। ये सोचने वाली बात है कि भारत में को सोने की चिड़िया बोला जाता है, कि भारत में इतना सोना है, इतना सोना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोने के सिक्के भारत में चलाए गए हैं, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि हम लोग किस देश में, अपने देश पर गर्व करिए कि हम लोग भारतीय हैं, एक महान देश में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। कि सोने की चिड़िया, सोने के सिक्के, सोने चांदी से लोग बाहर से आए हैं, शासन कर रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, उन्होंने अपने बेटों को वहाँ पर सोने से तौला, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। और जो भारत में आकर शासन किए हैं, उनको तो एहसान मानना चाहिए भारत का, कि भारत ने उनको अपने अंदर रखा, उनको पाला पोसा, वहाँ पर पोषण किया। ये चीज़ें उनको एहसान माननी चाहिए। अंग्रेज़ों का जो इंग्लैंड बना है, ब्रिटेन बना है, वो भारत के तर्ज पर ही तो बना है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को तो भारत का एहसान मानना चाहिए कि उन लोगों ने यहाँ भारत को लूट कर ब्रिटेन का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे यहाँ पे ये देखिए कि ये तीनों जो चित्र हैं, दारा शिकोह और नादिरा, दारा शिकोह की पत्नी का नाम नादिरा है और उसकी जो शादी है उसके बारे में यहाँ पर चित्रों में बताया गया है। यहाँ देखिए कि शादी का समारोह किस प्रकार से है, यहाँ देखिए कि ये किस प्रकार से जो शादी के जो कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार से नृत्य हो रहे हैं, गायन हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शादी समारोहों में, फेस्टिवल में, त्योहारों में देखने को मिलता था, ठीक है। और यहाँ पर एक नौरोज उत्सव मनाया जाता था, ठीक है। बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। नौरोज, यहाँ पर नौरोज उत्सव देखिए कि 9 वर्ष के उपलक्ष्य में शायद नौरोज उत्सव मनाया जाता था, कि ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जब शासक का जन्मदिन आता था, मान लीजिए कि कोई शासक है, उसके पुत्र का जन्मदिन आ गया, बर्थडे आ गया, तो वो क्या करता था कि अपने बेटे को वहाँ पर बैठा दिया, तुला तराजू पर बैठा दिया जाता था, बैठा देता था। और अब या उसका जन्मदिन आया तो वो भी बैठ जाता था तराजू पर, उसको फिर सोने चांदी बहुमूल्य रत्नों से तौला जाता था। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है मुग़ल दरबार में देखने को मिलती हैं। और पदमिया, उपहार और भेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जो पदमियाँ दिया जाता है, को जो उपहार दिए जाते हैं, जो भेंट लिए जाते हैं, तो किस प्रकार से है कि जो शासकों का जो आत्मनिवेदन है, सम्मान है, फिर उसके बाद जो सम्मान जो चीज़ें दे दी जाती हैं उसको उपहार के रूप में भेंट स्वरूप ले लिया जाता था। यहाँ देखिए कि राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुग़ल बादशाह विशाल पदवियाँ ग्रहण करते थे। उद्घोषकों यानी कि नकीब द्वारा जब गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थीं। मुग़ल सिक्कों पर राजसी नवाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। तो जब वहाँ पर जो शासक वर्ग है वो कोई वहाँ पर युद्ध जीत कर आता था तो उसको पदवियों से नवाजा जाता था, उपहारों से नवाजा जाता था, भेंट प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से कार्य वहाँ पर उसके विजय के उपलक्ष्य में किया जाता था। तो यहाँ पर उस विजय के उपलक्ष्य में तो बहुत सारी चीज़ें, स्थापत्य की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद विजय के उपलक्ष्य में वहाँ पर उत्सवों को देखने का भी मिलता है, प्राचीन काल से फिर मध्यकालीन भारत तक। तो यहाँ जो राजा का बात किया जाता है कि राजा ने किस प्रकार से अपना कार्य किया, ठीक है। योग्य व्यक्तियों की पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता है। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों का हैसियत है, जो व्यक्तियों का को जो किसको वहाँ पर उच्च पद पर माना जाए, वहाँ पर कौन बहुत ही ज़्यादा उच्च पद पर है, तो वहाँ पर किस प्रकार से देखा जाता है कि उसको जो पदवी दी गई है, उसको जो पद निर्धारित किए गए हैं, उसको अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो उतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो महत्व है वहाँ पर देखिए कि जो राजा के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसकी पदवी जो सबसे ज़्यादा अधिक है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊंची है, तो उसको क्या बोला जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा सम्मान के योग्य होता था। वही बात किया जा रहा है
कि वहाँ पर जो जो व्यक्तियों की योग्यता है उसके पद के आधार पर लगाया जाता था। अन्य पुरस्कारों में अब देखिए, अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा खिल्लत, जामा यानी कि एक खिल्लत मान लीजिए कि एक इस तरह से लिया जाता था कि जो राजा के द्वारा उपहार दिया गया है, जैसे कि वस्त्र हो गए, कुछ और हो गया, तो इस प्रकार से वहाँ पर दी जाती थी। जामा खिल्लत भी शामिल था जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता है। तो वहाँ पर या आभूषण हो जाते थे या वस्त्र हो जाते थे, तो इस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए कि इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा, सर से पाँव तक, सरप्पा यानी कि सर से पाँव तक जो पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसके बारे में देखेंगे कि जो फारसी हैं, जो वहाँ पर गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पर जो इस्लाम है, वो लोग कुर्ता ज़्यादा पहनते हैं। तो कुर्ता किस प्रकार से वो लोग पहनते हैं कि जो एकदम घुटने के नीचे तक हो, ठीक है, जो शेख होते हैं वो घुटने के नीचे तक वो कुर्ता पहनते हैं, उसी को आप देखेंगे कि सरप्पा बोला गया है। सरप्पा सर से पाँव तक। एक अन्य उपहार था, इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में के रूप में दिए जाते हैं थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट पद्म मुरस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। ठीक है, तो एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नज्र के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि राजपूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई कि वह क्यों मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, कोई उपहार दे रहा है, तो अगर वो सस्ती कीमत पे है, उसका जो कीमत है वो थोड़ा सा कम है, तो उसको वापस भी कर दिया जा रहा था। जैसे कि टॉमस रो जो है, टॉमस रो जब भारत में आया, वहाँ पर जब मुग़ल दरबार में गया तो उसने आसफ खां को एक अंगूठी भेंट की। तो आसफ खां ने उस अंगूठी को इसलिए सिर्फ वापस कर दिया था कि वो अंगूठी सिर्फ 400 रुपये की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और ये समझने वाली बातें हैं कि आप देखिए कि मुग़लों ने किस प्रकार से दरबार लगाया, किस प्रकार से शासन प्रशासन किए और पदवियाँ किस प्रकार से, किस व्यक्ति की महत्व ज़्यादा होता था। इस चित्र को आप देखिए कि ये चित्र जो बनाया गया एक संदूक की तरह बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कि एक कुंडी लगाया गया है। यह अब देखिए कि ये क्या है कि जैसे कैसरोल आता है भारत, वहाँ पर देखिए वर्तमान समय जो रोटी रखने वाला जो कैसरोल होता है उस तरह से यह बनाया गया है। और ये जानते हैं किसके लिए है, ये पगड़ी रखने के लिए आता है, बनाया गया है। तो सोचिए कि जो पगड़ी बांधा जाता था, सर पे जो पहना जाता था, उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। और पगड़ी इस प्रकार से बनाया जाता कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति है सभी ने पगड़ी बांधा है। और पगड़ी बांधने का अर्थ यहाँ पर होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा उच्च सम्मान के लायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मुग़ल दरबार पढ़ते रहें और यहाँ पर देखेंगे कि यह लेक्चर हम लोगों का ख़त्म होता है। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि सोचिए समझिए कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर, किस प्रकार से मुग़लों ने वहाँ पर शासन किया है, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें हैं और आप लोग समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रश्न जो हैं फ्लुएंटली बनते हैं स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत ही और भी सारी चीज़ें लेकर आए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखा गया है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो हम लोग और भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, इतिहास पढ़ते रहिए। इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इतिहास के स्टूडेंट है, छात्र हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी वाले हो गए, नेट जीआरएफ वाले हो गए, और जो स्टेट सिविल सर्विस वाले हो गए, स्टेट पीसीएस वाले हो गए, तो उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि इतिहास पढ़ने से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और इतिहास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे राजनीति हो गया या इकोनॉमी हो गया, फिर उसके बाद समाज के बारे में हो गया। और सारे प्रश्न जो हैं स्टेट में जो रिटेन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें लिखित एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस हो गया, फिर यूपीएससी हो गया, फिर उसके बाद जो
जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें रिटेन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो समाज से रिलेटेड ही बनाए जाते हैं और समाज के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं, समाज के बारे में समझ लेते हैं, समाज किस प्रकार से बना, किस प्रकार से वहाँ पर कार्य हो रहे हैं, तो जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, जियोग्राफ़ी हो गया, भूगोल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आएँगे और अच्छा ही लिख कर आएँगे। तो इसीलिए आप लोगों को इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम नोट्स बनाते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद आती होगी और आप लोग इससे नोट्स बनाते होंगे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते होंगे और पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग चैनल से बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।